विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की उस बदलती हुई तस्वीर को डिकोड करेंगे जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक आम नागरिक के रोजमर्रा के वित्तीय संघर्ष देश के बड़े-बड़े जियोपॉलिटिकल मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं उनका दायरा काफी बड़ा है। हम शुरू करेंगे मिडिल क्लास के संकट से, फिर देखेंगे एआई और आईटी सेक्टर का क्या कनेक्शन है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की ओर झुकाव, ग्रेट निकोबार का मेगा प्रोजेक्ट, मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा और अंत में इकोलॉजी बनाम स्ट्रैटेजी की उस बड़ी बहस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास क्राइसिस की। देखिए, आज एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने है। एक तरफ हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस हैं जो टॉप जीडीपी रैंकिंग का जश्न मनाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आम आदमी की सच्चाई। इसे आप बॉइलिंग फ्रॉग या उबलते मेढक वाली सिचुएशन कह सकते हैं। पिछले एक दशक में औसत आय 10.2 लाख से बढ़कर केवल 10.7 लाख हुई है, लेकिन महंगाई वो लगातार 8% पर बनी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रियल वेजेस हर साल 5 से 6% गिर रहे हैं। जरा सोचिए। और ये ठहराव यही नहीं रुकता। पिछले 3 सालों में नेट आईटी जॉब्स कितनी बनी है? 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। दूसरी तरफ हमारी आकांक्षाओं और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का प्रेशर इतना है कि रिटेल लोन में 3 गुना और गोल्ड लोन में सीधे 3 से 4 गुना का भारी उछाल आया है। लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए रखने की होड़ में कहीं ना कहीं कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब आते हैं इस रोजगार संकट के पीछे के सबसे बड़े कारण पर, एआई और आईटी का सपना। आखिर ये जॉब्स कम क्यों हो रही हैं? एक जमाना था जब आईटी इंजीनियरिंग की एक सुरक्षित नौकरी हर किसी का सपना हुआ करती थी, लेकिन अब वो पिक्चर पूरी तरह बदल रही है। हम तेजी से एक विकेंद्रीकृत गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि काम अब किसी एक ऑफिस की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर से रिमोट और आउटकम बेस्ड हो गया है। और ये शिफ्ट रातों रात नहीं हुआ, ये 3 अहम चरणों में आ रहा है। पहला, एआई अब एंट्री लेवल काम को बहुत तेजी से ऑटोमेट कर रहा है। जो काम पहले 2 दिन लेता था, वो काम चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब महज 2 मिनट में कर देते हैं। इस वजह से पश्चिमी कंपनियां अब हेडकाउंट यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, इस पर पैसे देने के बजाय आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर आ गई हैं। और इसका नतीजा, आज का प्रोफेशनल सिर्फ अपने शहर में नहीं बल्कि दुनिया भर के रिमोट गिग वर्कर्स के साथ ग्लोबल लेवल पर compete कर रहा है। तो जब आईटी एक्सपोर्ट का इंजन स्लो हो रहा है, तो अगला रास्ता क्या है? वो है मैन्युफैक्चरिंग की ओर मुड़ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इतनी आसान नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी संरचनात्मक दीवार है, हमारा ओवरवैल्यूड रुपया। ऐतिहासिक रूप से हमारी मुद्रा थोड़ी ओवरवैल्यूड रही है और इसने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर हमें चीन या वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करना है, जिनकी करेंसी आर्टिफिशियली कमजोर रखी जाती है, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए उनके सामने टिके रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए अगर हमें इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सच में रीबूट करना है और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, तो कुछ बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे। पहला, सस्ती इंडस्ट्रियल जमीन, जिसके लिए एफएसआई बढ़ाना होगा। दूसरा, कैपिटल की कॉस्ट कम करनी होगी, मतलब सरकार को अपनी उधारी घटानी होगी ताकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएं। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों के साथ रणनीतिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। ये 3 चीजें बिल्कुल क्रूशल हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारा पारंपरिक आईटी का सपना थोड़ा धुंधला पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग अभी भी संघर्ष कर रही है, तो आखिर देश के भविष्य का विकास और रणनीतिक फायदा छिपा कहाँ है? असली इंडिया स्टोरी कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमारे अगली चर्चा में मिलता है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। असली जवाब हमारी राजधानी से करीब 3000 किलोमीटर दूर छिपा है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही साहसिक जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की, जो अंडमान और निकोबार के दक्षिणी छोर पर बन रही है। यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आसान भाषा में वो हब होता है जहाँ बड़े जहाज़ों से कंटेनर उतारे जाते हैं और अपनी आखिरी मंजिल तक जाने के लिए छोटे जहाज़ों पर लादे जाते हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की जान होते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है।
दुनिया के मौजूद हब्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया ये शहर कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर तीनों से बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है। यहाँ 450 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया जाएगा और 3 लाख लोगों की आबादी के लिए एक पूरी हाई-टेक स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। अगला मुद्दा है मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा। यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जगह मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर है। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया भर के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 30 से 40% हिस्सा गुजरता है। और इसमें सबसे बड़ा रणनीतिक पॉइंट क्या है? चीन का 80% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी एक कॉरिडोर से होकर गुजरता है। तो जरा सोचिए, इस रास्ते के बिल्कुल पास एक भारतीय बंदरगाह का होना जहाजों की निगरानी करने और जियोपॉलिटिकल लेवरेज उठाने के लिए ये एक बहुत बड़ी संपत्ति बन जाता है। ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब चलते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बहस वाले हिस्से पर, इकोलॉजी बनाम स्ट्रैटेजी। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने का कंस्ट्रक्शन होगा तो उस पर तीखी बहस तो होगी ही। विपक्ष और पर्यावरणविदों की तरफ से काफी गहरी चिंताएं सामने आई हैं। उनका तर्क है कि इस विशाल निर्माण से द्वीप के नाजुक पर्यावरण, वहां के स्थानीय जीव जंतुओं और बायोडाइवर्सिटी को ऐसा भारी नुकसान होगा जिसकी शायद कभी भरपाई ना की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और रक्षा विशेषज्ञों का बिल्कुल साफ तौर पर ये मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट नितांत आवश्यक है। उनका तर्क है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली पकड़ बनाने और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए भारत को ये रणनीतिक कदम उठाना ही होगा। तो दोनों ही पक्षों के पास राष्ट्र के भविष्य के लिए अपने अपने बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण तर्क हैं। खैर, इन सब जियोपॉलिटिकल दांवपेच और बड़े घरेलू बदलावों के बीच वित्तीय विशेषज्ञों की एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या सलाह है? उनका मानना है कि जोखिम कम करने के लिए आपको अपनी वेल्थ को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसके लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के माध्यम से विदेशी फंड्स में या फिर देश की ही गिफ्ट सिटी के फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अपना पूरा पैसा एक ही जगह के भरोसे मत छोड़िए। और अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे हमारा देश पुराने IT हब से आगे बढ़ के बड़े रणनीतिक समुद्री बंदरगाहों और ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ मुड़ रहा है, तो क्या एक आम नागरिक भी इस छलांग के साथ ऊपर उठेगा या फिर वो अपनी नौकरी और कर्ज के उस माइक्रो क्राइसिस में कहीं पीछे छूट जाएगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।